हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। ये एथिक्स लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज देखा था और हायरार्की ऑफ वैल्यूज देखा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जनरली ये हायरार्की ऑफ वैल्यूज लोग फॉलो करते हैं, करना चाहिए। जैसे कि आपके लिए पंक्चुअलिटी का जो वैल्यू है वो कंपैशन से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी आपके लिए किसी के प्रति कंपैशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो ये एक आइडियल हायरार्की ऑफ वैल्यूज है, बट हर लोगों के लिए वैल्यू की जो हायरार्की है, किसी के लिए ऑनेस्टी कंपैशन से बड़ा हो सकता है, किसी के लिए कंपैशन ऑनेस्टी से बड़ा हो सकता है, या किसी के लिए पीस जो है पंक्चुअलिटी से बड़ा हो सकता है, किसी के लिए पीस पंक्चुअलिटी से छोटा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन पीपल टू पीपल द हायरार्की ऑफ वैल्यूज चेंज। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था आपको कि हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो आपकी वैल्यूज है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन है। वैसे तो हम बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं वैल्यूज को, बट ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज, और फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एरिया स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल मतलब होता है एंड, एंड यानी कि टारगेट बेस्ड, मतलब वो वैल्यूज जो आपको एंड रिजल्ट देती हो। आपको टर्मिनल वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि अल्टीमेट हैप्पीनेस है ना, अल्टीमेट पीस या फिर ब्लिस की जो वैल्यू है वो आपको एंड रिजल्ट देती है। तो टर्मिनल वैल्यूज में आपके एंड्स मैटर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में आपके मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जिस तरीके से आप टर्मिनल वैल्यूज को अचीव कर सको। अगर आपको हैप्पीनेस अचीव करना है तो उसके लिए जो मीन्स आप यूज करोगे उसको हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक पंक्चुअल इंसान बनना है तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो पंक्चुअलिटी का। अगर आप पंक्चुअलिटी फॉलो करोगे तभी तो आप एक पंक्चुअल इंसान कहलाओगे। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर द मीन्स टू अचीव द टर्मिनल वैल्यूज। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में इंटरनलाइज करें, जैसे ऑनेस्टी हो गया, कंपैशन हो गया, ये सब वैल्यूज वी ट्राई टू इंटरनलाइज इन आवर बिहेवियर। नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? वो वैल्यूज जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे सोशल ऑर्डर में ये एक तरह का नेगेटिव माना जाता है कि हाँ ये बंदा क्रूअल है या ये डिसऑनेस्ट है, इसमें थैंकलेसनेस जैसी वैल्यूज है, ये किसी भी चीज को लेके खुश नहीं होता है। तो वो वैल्यूज विच गो अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर आर नोन एज नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देन कम्स फाउंडेशनल वैल्यू एंड एरिया स्पेसिफिक वैल्यू। फाउंडेशनल वैल्यू क्या होता है? जो आपके फाउंडेशन को बनाता है, आपके नींव को बनाता है। ठीक है, ये आपके जिंदगी के शुरुआती दिनों से आपको सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे शेयरिंग करना, बच्चों में शेयरिंग जैसा कुछ नहीं होता है, उनको सिखाया जाता है कि बेटा आप शेयर करोगे तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, है ना, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमको बिगिनिंग ईयर से समझाया जाता है। एरिया स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जब जॉब करने जाते हो या आप कुछ सीखने जाते हो, हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो वहां पे ये वैल्यूज आपको सिखाई जाती है। जैसे अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, आप आईएएस बनोगे, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जो वहां सिखाया जाएगा वो है एनोनिमिटी का, यानी कि आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहने की जरूरत है। ठीक है, आर्मी में जैसे सीक्रेसी की वैल्यू समझाई जाती है, तो ये एरिया स्पेसिफिक हो गया। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर वैल्यूज? टर्मिनल, इंस्ट्रूमेंटल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फाउंडेशनल एंड एरिया स्पेसिफिक। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है यहाँ पे, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, लाइक सेक्युलर वैल्यूज वर्सेस रिलीजियस वैल्यूज। अब अगर आप
यू डोंट नीड रिलीजियस एस्पेक्ट, ठीक है, आप बिलीव करते हो सर्व धर्म संभव के वैल्यू में। जैसे आपको लगता है कि सारी जो भी रिलीजन्स हैं इस कंट्री में या इस पूरे वर्ल्ड में वो सब एक समान है, सबका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो आप एक सेक्युलर वैल्यू के इंसान हो। रिलीजियस वैल्यू कब होगा? जैसे रिलीजन आपको वैल्यू सिखाता हो, जैसे कि मान लीजिए हिंदुइज्म में क्या होता है कि एनिमल सैक्रिफाइस को एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू माना जाता है कि एनिमल्स बलि देना है, ये करना है, वो करना है ना। तो रिलीजन आपको सिखाता है पेड़ों की पूजा करनी है ना, तो ये भी आपको रिलीजन सिखाता है। तो जो वैल्यूज आपको रिलीजन सिखाता हो वो रिलीजियस वैल्यू हो गया, ठीक है। देन कम्स यूनिवर्सल वैल्यूज एंड पैरोकियल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यू क्या होता है? एरिया स्पेसिफिक। अगेन एरिया स्पेसिफिक जो अब क्या हो चुका है? यूनिवर्सल। जैसे छठ पूजा पहले सिर्फ बिहार में होता था एंड नियर बाई एरियाज में होता था, लेकिन अब छठ पूजा ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, क्योंकि वो सारे लोग वहां माइग्रेट करके गए हैं, वहां पे जॉब करते हैं या कुछ भी है, तो वो अपना कल्चर अपने साथ लेकर के गए हैं। सो नाउ छठ पूजा हैज बिकम फ्रॉम एरिया स्पेसिफिक टू यूनिवर्सल, जो अब हर जगह मिलता है। करवा चौथ, इतने टीवी सीरियल्स को देख देख करके औरतों ने करवा चौथ करना शुरू कर दिया, तो करवा चौथ इज नोन टू एवरीवन नाउ। सो एरिया स्पेसिफिक बिकम्स यूनिवर्सल, एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है। जैसे पीस भी हो गया, ब्रदरहुड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब एक यूनिवर्सल वैल्यू है विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। पैरोकियल वैल्यू क्या है? जो कि स्पेसिफिक कल्चर द्वारा एक्सेप्टेड है। जैसे टोटेमिज्म एक तरह का जिसमें किसी प्रॉप की पूजा की जाती है, किसी प्रॉप की पूजा की जाती है, ये ट्राइबल सोसाइटी में होता है, ठीक है। एक ट्राइब है जहां पे थूक के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। स्पिटिंग, इस टाइप की जो वैल्यू है। वीगनिज्म मतलब क्या है? एक तो वेजिटेरियनिज्म होता है, एक वीगनिज्म होता है। वेजिटेरियनिज्म क्या है कि आप सिर्फ प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट खाते हो, ठीक है, आप एनिमल को सैक्रिफाइस करके नहीं उसको खाना बनाते हो। वीगनिज्म एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वीगनिज्म में क्या होता है? आप एनिमल से बनी हुई कोई चीज भी यूज नहीं करते हो। दैट इज, अगर मान लो आपके शूज जो हैं वो लेदर के बने हैं, बेल्ट आपका लेदर का बना है, तो आप ये सारी चीजें अवॉइड करते हो जिसमें भी एनिमल का किसी ना किसी तरीके से सैक्रिफाइस हुआ हो। सो वीगनिज्म किसी किसी कल्चर में फॉलो किया जाता है, तो हर कोई तो वीगनिज्म फॉलो नहीं करता। आप मैं बेल्ट तो यूज करते हैं भाई, पर्स यूज करते हैं, तो ये क्या है? पैरोकियल वैल्यूज है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कल्चर्स में एक्सेप्टेड है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज वी हैव जस्ट लर्न? इट इज terminal, instrumental, positive, negative, and foundational and area specific. Other less important ones are secular values, religious values, universal values, and parochial values. I hope you have got it. Okay. अब एक सवाल होता है। सवाल क्या है कि क्या वैल्यूज ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या वैल्यूज ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है? तो हमको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझने की जरूरत है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, अभी और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जो भी चीज ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हो, जो हर कोई एक्सेप्ट करता हो विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब हर किसी का उस बात पे सेम ओपिनियन है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं मोदी इज आवर पीएम, मिस्टर मोदी इज आवर पीएम, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको मैं कहूंगी कि आप पागल हो, मिस्टर मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही इस बात को ऐसे कहूं कि मिस्टर मोदी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात से अग्री नहीं करते होंगे। मुझे इससे लेना देना नहीं है, आपके लिए अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, आई जस्ट हैव टू टीच यू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा है कि मिस्टर मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो आप इस बात को नकार नहीं सकते हो, ये एक फैक्ट है। यू हैव टू एक्सेप्ट, it is accepted by all without any difference of opinion. So this is an objective statement. लेकिन अगर मैंने ये कहा है मोदी जी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर, तो आप कुछ बात से अग्री करोगे, कुछ लोग अग्री नहीं करोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओपिनियन। बात समझ में आ गई? इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओपिनियन। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई?
तो क्या वैल्यूज ऑब्जेक्टिव है 100% या सब्जेक्टिव है 100%? इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक दो चीजें और समझनी होगी। वो क्या है? डिबेट ऑफ डीओंटोलॉजी एंड टीलियोलॉजी। देखिए, डीओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी क्या होता है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस ब्लैंक शीट। ठीक है, देखिए, डीओंटोलॉजी वाले जो लोग होते हैं और टीलियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, डीओंटोलॉजी रूल्स एंड नॉर्म्स में बिलीव करता है। इनके लिए रूल्स एंड नॉर्म्स आर एब्सोल्यूट, ये किसी भी केस में चेंज नहीं हो सकता है। नो मैटर व्हाट, रूल्स एंड नॉर्म्स हैव टू बी सेम। ओके, इसमें किसी भी तरह का डेविएशन अलाउड नहीं होता है, नो डेविएशंस अलाउड। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि रिलीजियस एथिक्स जो है, रिलीजियस एथिक्स आर क्लोज टू डीओंटोलॉजी, तो क्या मैं सही बोल रही हूं? रिलीजन में जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं उनमें किसी भी तरह का डेविएशन अलाउड नहीं होता है ना? अगर मैं जैसे हिब्रू एथिक्स की बात करूं, आप पढ़िएगा हिब्रू एथिक्स के बारे में, इसके 10 कमांडमेंट्स हैं। ठीक है, एक तरह से मोरालिटी के रूल्स थे जो कि गॉड ने मूसा को दिए थे। मूसा वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो रिलीजियस एथिक्स आर क्लोज टू डीओंटोलॉजी। ठीक है, और ये डीओंटोलॉजी वाले बिलीव करते हैं कि जो एथिक्स है, एथिक्स ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी कि हर कोई उसको एक ही तरीके से परसीव करता है, एक ही तरह से एक्सेप्ट करता है। सो डीओंटोलॉजी बिलीव्स ethics to be objective and no deviation is possible. They have to strictly follow the rules. इनको rules follow करना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और टीलियोलॉजी वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं कि एंड्स या फिर टारगेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन रूल्स। मतलब अगर आपको आईएएस बनना है तो इसके लिए रूल्स की जरूरत नहीं है। रूल्स आप बदल भी सकते हो। किसी टॉपर ने बोल दिया कि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो आप लगे पड़े हो 12 घंटे में। टीलियोलॉजी वाले कहते हैं नहीं, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप किसी भी मींस को यूज करके आईएएस बन जाओ। आपके लिए टारगेट इंपॉर्टेंट है, ना कि रूल्स। बात समझ में आ गई? तो यूटिलिटेरियन जो होते हैं ना, यूटिलिटेरियन क्या होते हैं? ये कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ये कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे अगर, तो वो मीन्स सही है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैंने 2 लोगों का मर्डर कर दिया, मुझे ये पता था कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगी तो मेरे 100 करोड़ लोगों की जान खतरे में है। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन वाला कहेगा मार दो। क्यों मार दो? क्योंकि इन 2 लोगों को बचाने के चक्कर में आप 100 करोड़ की जान को जोखिम में डालोगे। तो अगर 100 करोड़ यानी ग्रेटेस्ट नंबर को फायदा हो रहा है तो इन 2 लोगों को मार दो। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि यूटिलिटेरियन जो है वो बिलीव करते हैं टीलियोलॉजी में, क्योंकि इनके लिए जो एंड है वो मैटर कर रहा है, ना कि मीन्स। बात समझ में आ रही है? और ये जो टीलियोलॉजी वाले होते हैं दे बिलीव इन सब्जेक्टिविटी। डिओंटोलॉजी वाले किस चीज में बिलीव कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी में। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता था? जो कि हर कोई विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट करता हो। लेकिन टीलियोलॉजी वाले क्या कह रहे हैं कि एथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए अलग तरीके से मीन करता है। जैसे हर किसी के लिए टारगेट को अचीव करने का तरीका अलग हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट टीलियोलॉजी। ठीक है, रूल्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो टारगेट को अचीव करने के लिए होते हैं। ठीक है, रूल्स के बेसिस पे टारगेट नहीं बना हुआ है। आपने टारगेट बनाया है, उस हिसाब से आप रूल्स को मॉडिफाई करते रहो। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई द रूल्स। बात समझ में आ गई? तो 100% ऑब्जेक्टिविटी या फिर 100% सब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल सी चीज है ना? किसी के लिए कोई चीज ऑब्जेक्टिव हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज सब्जेक्टिव हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो एथिक्स का या वैल्यूज का
100% ऑब्जेक्टिव होना या 100% सब्जेक्टिव होना इम्पॉसिबल है। तो क्या करें भाई, अगर ना ऑब्जेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है 100%, तो क्या है? हम फॉलो करते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच का। कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूम अप्रोच में देखिए, इस लाइन में यहां पे आपका 100% जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। मतलब यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट लाई कर रही है, यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट लाई कर रहा है तो वो 100% ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हर कोई उसको एक ही तरीके से देखता है। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक है, अगर 100% ऑब्जेक्टिविटी है तो 0% सब्जेक्टिविटी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और इस लाइन के एंड में यहां पे 100% सब्जेक्टिविटी है और 0% ऑब्जेक्टिविटी है। तो अगर किसी लाइन के इस एंड पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो 100% सब्जेक्टिव है और 0% ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वैल्यू की बात करूं, कंपैशन। कंपैशन को हर कोई एक ही तरीके से समझेगा, है ना। कंपैशन हर किसी के लिए एक ही जैसी चीज है। लेकिन अगर वही मैं ये कहूं पीस, ब्रदरहुड, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, कंपैशन आप मत लो, कंपैशन हर किसी के लिए सेम नहीं होगा। लेट्स टेक समथिंग एल्स। यहां पे जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी के आसपास है, देखिए अगर इधर इस लाइन में अगर कोई वैल्यू है तो वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना। और अगर कोई वैल्यू इधर है जो कि सब्जेक्टिविटी के आसपास है तो वो ज्यादा सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, आई होप। और यहां पे अगर कोई वैल्यू है तो हम उसको 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव यानी कि कॉन्टिन्यूम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूम अप्रोच यानी कि मान लीजिए मेरे लिए पीस, ब्रदरहुड और ग्रैटिट्यूड मान लीजिए, ठीक है, और कंपैशन, ये सारी जो वैल्यूज है ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। यानी कि मान के चलिए कि 90% लोग कम से कम ये मानते हैं कि हाँ भाई कंपैशन सही चीज है, होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, 90% लोग मानते हैं। 100 नहीं कह रही हूं मैं, इस लाइन के इधर आ चुकी हूं तो 90% लोग तो मानते ही होंगे। अगर मैं कहूं वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म के ऊपर आधे लोग हाँ कहेंगे कि हाँ वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए, आधे लोग कहेंगे कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए, या आधे लोगों की अपनी अपनी राय होगी। बात समझ में आ रही है? तो वेजिटेरियनिज्म एक मिडवे है ना, आधा ऑब्जेक्टिव है आधा सब्जेक्टिव है। अगर मैं वही वीगनिज्म के बारे में बात करूं या फिर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करूं, वीगनिज्म अभी आपको मैंने बताया था कि वीगनिज्म और होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लोगों की अपनी अपनी राय है। क्या हर कोई मानता है कि होमोसेक्सुअलिटी अच्छा है या होना चाहिए? ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो मेजरली एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, या फिर को लिविंग अगर आप अर्बन एरिया में पूछोगे तो लोगों की अपनी अपनी राय है। रूरल में ऑलमोस्ट ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि सब लोग, मतलब रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 90% लोग क्या कहेंगे, नहीं ये गलत है। तो मेजरली ये एक सब्जेक्टिव वर्ड है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी वैल्यू ना 100% ऑब्जेक्टिव होता है ना 100% सब्जेक्टिव होता है, ये हमेशा एक मिड वे में माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको आज से एक क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आप उसको लिखोगे, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, और मैं फेसबुक लिंक भी दे रही हूँ, वहां पे भी आप जाके अपने आंसर्स को पोस्ट करोगे। बाकी लोग रिव्यू करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग दूसरे का आंसर्स देखो, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक मॉडल आंसर आपको दे दूंगी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट आर वैल्यूज while explaining their main characteristics determine
whether they are objective or subjective in nature. तो अभी आपको मैंने यही पढ़ाया है, सब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, ये आंसर आप 150 से 200 वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, वो वैल्यूज. तो आप यूपीएससी के जब भी कोई भी आंसर्स को लिखोगे आप बिल्कुल काम की बात करोगे. काम की बात से ज्यादा आप नहीं करोगे क्योंकि आपके पास इतना वर्ड लिमिट नहीं है. तो सबसे पहले सवाल जो पूछा गया है वो है व्हाट आर वैल्यूज. ठीक है, हम शुरू कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, देन कम्स द बॉडी एंड देन कम्स द कंक्लूजन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन से कि आपको लिखना है व्हाट आर वैल्यूज. वैल्यूज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, एनी मोरल आइडियल गिवन बाय द सोसाइटी इज कॉल्ड एज वैल्यूज, है ना. और जब इन वैल्यूज को हम अपने पर्सनालिटी में इंटरनलाइज कर लेते हैं, हमारे बिहेवियर में आ जाता है, तो वो वर्च्यूज बन जाता है. मैंने ये भी बताया था आपको कि अनअचीव्ड वर्च्यूज आर नोन एज वैल्यूज एंड अचीव्ड वैल्यू इज नोन एज वर्च्यू. इतना आपका इंट्रोडक्शन हो गया. फिर आप बॉडी पे आ जाओ. बॉडी पे आपको क्या लिखना है, वाइल एक्सप्लेनिंग देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपको वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने. तो आप टॉपिक क्या दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज. अंडरलाइन करोगे, वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चालू कर दोगे. क्या क्या थे वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने क्या बताया था, डेली, जीएस, इन सारे को लिख दोगे आप. डीप रूटेड है, एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, है ना, इंटरनलाइज करते हैं अपने बिहेवियर में, लर्नड होता है या इनेट नहीं होता है. एंड देन वाई से गिल्ट फीलिंग होती है अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. जी से क्या था हमारा कि जी से आपका था कि दे आर जनरली स्टेबल इन नेचर, और उसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है ना. दो इट कैन बी चेंज बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज. एंड एस वॉज फॉर स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएटिंग पीपल. तो वैल्यू से हम लोगों को इवेल्युएट करते हैं. तो दिस वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आप फिर आंसर में आगे बढ़ोगे, डिटरमाइन वेदर दे आर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन नेचर. तो अब आपको मेन जो भी मैंने बताया कि क्या वैल्यूज ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे कि वैल्यूज कैन बी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव. फ्यू वैल्यूज लाइक पीस, पैशन, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इज ऑब्जेक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आप ऐसे लिखोगे, टू ऑल नहीं, टू मोस्ट ऑफ द पीपल. एंड एवरीवन स्ट्राइव्स टू अचीव इट. हर कोई चाहता है कि ये वैल्यूज को हम अचीव कर लें. हाउएवर इट कैन बी सब्जेक्टिव ऑल्सो फॉर सम, लाइक सम पीपल लिव विद ऑनेस्टी, है ना. सम पीपल लाइक टू फॉलो वीगनिज्म. ठीक है, तो दे कैन बी सब्जेक्टिव इन जनरल. ठीक है, सो वैल्यूज कैन बी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. No values can be 100% subjective or 100% objective or 0% objective or 0% subjective. ठीक है, so it is always accepted in continuum depending on space, time and situation. I hope आपको आंसर समझ में आ गया. फिर एथिक्स के जब भी आप आंसर लिखोगे एग्जाम्पल जरूर दोगे. कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठा लोगे. कैसा एग्जाम्पल लोगे, मान लो इसमें आप और भी चीज ऐड कर सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको, ओरली ही बता रही हूँ, लिखा हुआ नहीं बता रही हूँ. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 100% ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल, या फिर 100% सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. देयर कैन बी अ गुड नंबर ऑफ वैल्यूज वेयर ऑब्जेक्टिविटी इज एट अ वेरी हाई लेवल. बहुत सारी ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं ना जहां पे ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है. एंड देयर आर सम वैल्यूज विच हैव एन इक्वल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल इन द वर्ल्ड. तो कुछ वैल्यूज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे रिफ्यूज करते हैं, जैसे वीगनिज्म, है ना. बात समझ में आ रही है. तो ये सारी चीजें आप लिखोगे उसमें. एग्जाम्पल आप क्या दोगे, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जैसे कि वही वाला कॉन्टिन्यूम वाला जो मैंने आपको बताया था, वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सारी चीजें आपको मैंने जो बताया था वो एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो. तो ऐसे आप अपने आंसर को कंटिन्यू करोगे. ये लिखोगे आप 200 वर्ड्स, 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, और फिर आप सबमिट करोगे. ये आपका पहला आंसर है. तो आप ये कोशिश करना जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके एंड देन ये आंसर लिखो. मेक श्योर कि पहला आंसर आपका बहुत बेस्ट हो.
ठीक है, आप बार बार उसको रिव्यू करें, दूसरों का देखोगे आंसर और भी नए आइडियाज मिलेंगे आपको। तो ये जरूर अटेम्प्ट करना, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है दे विल डेफिनेटली डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। All right? Okay. So if you have liked the lecture, hit the like button and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Bell icon से आपको notification मिलते रहेगा जब आपको lectures जब आपके पास lectures आएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं एक फेसबुक का पेज भी मैंने बना दिया है, आप वहाँ पे भी जा करके डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर मैं देख रही हूँ तो मैं रिप्लाई करूँगी, वरना बाकी बच्चे जो है वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर।